वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम इंटरमीडिएट के यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का यह पेपर है बच्चों इंटरमीडिएट का। देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों है अर्धवार्षिक परीक्षा 2000 यहाँ पर 24 से बच्चों देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि समय 2.5 घंटे है। कक्षा आप देख सकते हैं बच्चों 12 है और सामान्य हिंदी विषय है बच्चों। और पूर्णांक आपका बच्चों आप जानते हैं इसका पूर्णांक 100 अंक का होता है इस तरह से। ठीक बच्चों, इसका पूर्णांक क्या होता है 100 नंबर का होता है। देख सकते हैं सामान्य हिंदी। और शुरुआत में देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि नोट सभी प्रश्न अनिवार्य है, आपको सभी प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर क नंबर का क्वेश्चन, परीक्षा गुरु के लेखक है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपके बोर्ड परीक्षाओं में भी आने वाले हैं क्वेश्चन, तो आप अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से अध्ययन करिए। और इन यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 4 विकल्प है। कह रहा है क का परीक्षा गुरु के लेखक है। और इन चारों विकल्पों में से कौन से विकल्प है बच्चों जो परीक्षा गुरु के लेखक है? इन चारों विकल्पों में से क्या हो जाएगा बच्चों? इन चारों विकल्पों में से परीक्षा गुरु के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों? यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों देख सकते हैं, तो आप जानते हैं बच्चों अच्छी तरह से। यहाँ पर परीक्षा गुरु के लेखक है बच्चों यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से लाला श्रीनिवास दास। क्या हो जाएगा बच्चों? लाला श्रीनिवास दास, यानी यहाँ पर क का आंसर द हो जाएगा, लाला श्रीनिवास दास। ठीक बच्चों, चलिए दूसरा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर कह है ख नंबर इंदुमती है बच्चों। इंदुमती क्या है बच्चों? निबंध है, उपन्यास है कि कहानी है, क्या है बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है देख सकते हैं। तो इंदुमती क्या है चारों विकल्पों में से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इंदुमती आपकी यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आंसर है बच्चों इंदुमती पहली कहानी है बच्चों। ठीक है बच्चों, इंदुमती क्या है? पहली कहानी है। ठीक बच्चों, यानी इसका आंसर अ हो जाएगा। इंदुमती क्या है बच्चों? पहली कहानी है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इंदुमती पहली कहानी है। ठीक है, ग वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर कह रहा है देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। ठीक बच्चों, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है बच्चों इन चार विकल्पों में से? देख सकते हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इन चार विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है बच्चों इन चारों विकल्पों में से संपूर्णानंद जी है। क्या है बच्चों यहाँ पर? देख सकते हैं बच्चों संपूर्णानंद जी है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यानी इसका स आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? स हो जाएगा, संपूर्णानंद जी है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं घ नंबर करा है पर्दा कहानी के कहानीकार या लेखक कौन है बच्चों? इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पर्दा कहानी के कहानीकार कौन है बच्चों इन चारों विकल्पों में से देख सकते हैं। ये 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों, जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से? पर्दा कहानी के लेखक कौन है बच्चों यहाँ पर? तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर है बच्चों यहाँ पर पर्दा कहानी के कहानीकार या लेखक है बच्चों इन चारों विकल्पों में से यशपाल जी। कौन है बच्चों? यहाँ पर यशपाल जी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द। क्या हो जाएगा बच्चों? पर्दा कहानी के लेखक कौन है बच्चों? यशपाल जी है यहाँ पर। ठीक बच्चों, देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, देख सकते हैं। कह रहा है यहाँ पर तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है बच्चों। जो तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में किया गया था बच्चों? और ये 4 विकल्प दिख रहे बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपको सन बताना है बच्चों। तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन भी कह सकते हैं बच्चों इसको। ठीक है, तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन किस सन में किया गया था, किस वर्ष में किया गया था? और ये 4 विकल्प दिए गए बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों? यहाँ पर जल्द बताइए इन 4 विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा? तो तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन सन 1900 यहाँ पर 43 ईस्वी में किया गया था बच्चों। किस में किया गया था? सन 1943 ईस्वी में किया था, यानी यह आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ब हो जाएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से आप अध्ययन करे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के पूरा साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी है बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ पर मॉडल पेपर, अनसॉल्व पेपर, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे बच्चों, जिससे आप बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब बढ़ते हैं बच्चों दूसरे का। यहाँ पर क देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कामायनी किस युग की रचना है? ठीक बच्चों, कामायनी
किस युग की रचना है बच्चों? जल्द बताइए बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। कामायनी किस युग की रचना है? इन चारों विकल्पों में से आंसर क्या है बच्चों? यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से, ठीक है, तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो कामायनी छायावाद युग की रचना है बच्चों। ठीक है, कामायनी किस युग की रचना है बच्चों? छायावाद युग की रचना है। ठीक है बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? छायावादी युग की रचना है कामायनी। ठीक है, दूसरे पर आंसर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ख वाला देखते हैं, करा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? ठीक है बच्चों, महाकाव्य की बात करा है बच्चों यहाँ पर। तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर रामचरित मानस पाठ यहाँ पर दिया है बच्चों। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। इन विकल्पों को देखिए, आप अच्छे से अध्ययन किए होंगे बच्चों। तो महाकाव्य नहीं की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो जल्द बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर? तो आप जानते हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से रामचरित मानस पाठ से एक बहुत बड़ा काव्य लिखा गया है बच्चों। साकेत भी है यहाँ पर, और यामा भी आपका काव्य है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक ही बच जाता है बच्चों, पद्मावत, और यह महाकाव्य नहीं की बात कर रहा था बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर पद्मावत हो जाएगा, यानी स विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों, ऐसे ही देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ग वाले क्वेश्चन पर तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ग वाला क्या करा है, करा कि निम्न कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि है बच्चों? इन चारों विकल्पों में से आप देख सकते बच्चों, इन चारों विकल्पों में से कौन है जो बच्चों ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रगतिवादी की बात कर रहे हैं बच्चों, याद रखिएगा। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से देख सकते हैं यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी है, यहाँ पर प्रगतिवादी युग के कवि। ठीक बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी यहाँ पर प्रगतिवादी युग के कवि है, यानी ग का आंसर द हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? द हो जाएगा, याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं घ क्या करा है, करा कि पल्लव के रचयिता है। इन चारों विकल्पों में से कौन है बच्चों यहाँ पर रचयिता पल्लव के? जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इन चार विकल्पों में से? तो पल्लव के रचयिता कौन है बच्चों यहाँ पर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देख सकते हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से जल्द बताइए। ठीक बच्चों, इन चारों विकल्पों में से तो पल्लव के रचयिता कौन है बच्चों? सुमित्रा नंदन पंत जी है। पल्लव के रचयिता कौन है बच्चों? सुमित्रा नंदन पंत जी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अ। पल्लव के रचयिता कौन है बच्चों? सुमित्रा नंदन पंत जी है। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों, अंगा क्या करा है, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि है या निर्गुण, यहाँ पर भक्ति शाखा के यहाँ पर प्रतिनिधि कवि की बात कर रहा है बच्चों। और ये चार विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, चारों विकल्पों में सबको निर्गुण की बात कर रहा है बच्चों। यहाँ पर ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है बच्चों? जल्द बताइए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर बहुविकल्पी का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, जल्द बताइए यहाँ पर ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है बच्चों इन चार विकल्पों में से? तो इन चार विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि है यहाँ पर कबीर दास जी है। ठीक है बच्चों, कौन है बच्चे यहाँ पर? कबीर दास जी है, याद रखिएगा। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है बच्चों? कबीर दास जी है, यानी यह इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अंगा। ठीक बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंगा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अध्ययन किया बच्चों, यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो ये बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन थे बच्चों, यहाँ पर बहुविकल्पी। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के पूरे साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो यहाँ पर गद्यांश दिया है और रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। देख सकते बच्चों, तीसरा कह रहा है निम्न गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर गद्यांश क्या लिखा है बच्चों और इसके नीचे रेखांकित क्या है, कह रहा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियता नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी
राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सतत वाही जीवन नदी यहाँ पर के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रद्धा के यहाँ पर श्रम के द्वारा उत्थान के अनेकों घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक है बच्चों, और आपने वहां पर देखा रेखांकित अंश था और इसकी व्याख्या करने के लिए और क्वेश्चन कैसे पूछा है बच्चों, यहाँ पर करा है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। जन का प्रवाह किस तरह होता है इसके बारे में बताना है। सूर्य की रश्मियों का प्रभाव कैसे पड़ता है उसके बारे में बताना है बच्चों, और सतत वाही का अर्थ स्पष्ट करना है, और अंत में आपको बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो आपको जानना पड़ेगा बच्चों कि वह कौन से लेसन से पूछा है, उसके लेखक कौन है, शीर्षक का क्या नाम है, और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और इन क्वेश्चनों का आंसर देना है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर इसका शुरुआत करते हैं बच्चों, क्वेश्चनों का आंसर लिखते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से अध्ययन करके ही जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो देख सकते बच्चों यहाँ इसका संदर्भ क्या है यहाँ पर, और शीर्षक देख सकते हैं करा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित तथा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक नामक निबंध से अवतरित है बच्चों। ऐसे ही आपको लिखना है। लेखक का नाम क्या है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, और उस शीर्षक क्या नाम है उसका, तो राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, यह दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग गद्यांश की व्याख्या करते हैं और भी क्वेश्चनों का आंसर देते हैं बच्चों, जो रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कह रहा था। देखिए तो बच्चों इसका प्रसंग करा है कि प्रस्तुत गद्यांश में विचारशील लेखक ने राष्ट्र के तत्वों की विवेचना करते हुए राष्ट्रवासियों की राष्ट्र के साथ एकरूपता का वर्णन किया है और जन जीवन की तुलना नदी के प्रवाह से किया है बच्चों। यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर राष्ट्र का जो दूसरे अनिवार्य तत्व कौन से होते हैं बच्चों, तो लोग होते हैं, जन होते हैं, और उन्हीं पर इन्होंने विचार किया है। और तुलना किससे किया है बच्चों, तो इसकी तुलना नदी से किया है बच्चों। जनजीवन की तुलना किससे की गई है बच्चों, नदी से की गई है, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से आपका दिया रहेगा। आगे व्याख्या करेंगे बच्चों, देख सकते यहाँ पर व्याख्या करा है। मनीषी लेखक का कहना है कि किसी राष्ट्र में उसके निवासियों के आवागमन का क्रम कभी टूटता नहीं है, सदा चलता रहता है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के क्रम से लोग राष्ट्र में सदा निवास करते आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ जब राष्ट्र में मनुष्य न रहते हों। हजारों वर्षों से यही परंपरा चली आ रही है और राष्ट्र के निवासी अपने को राष्ट्र से एक रूप करते आए हैं, अर्थात अपने को राष्ट्र के साथ एक होने का अनुभव करते आए हैं। जब तक आकाश में सूर्य निकलता रहेगा और अपनी किरणों से संस्कार को प्रकाशित करता रहेगा, तब तक राष्ट्र में मनुष्यों का निवास भी बना रहेगा। इतिहास में अनेक परिवर्तन आए, राष्ट्रों का उत्थान भी हुआ और पतन भी, किंतु राष्ट्र में नागरिक सदैव चलते आए हैं तथा वे प्रत्येक अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों का नई शक्ति, उत्साह और साहस के साथ सदा मुकाबला करते रहे हैं। राष्ट्र के निवासियों का जीवन क्रम नदी के प्रवाह के समान अनवरत है। जैसे नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठती है और गिरती रहती है, परंतु नई उमंग के साथ उसका प्रवाह निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव, ठीक है, यहाँ पर अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है, परंतु वह इन देख सकते हैं संघर्षों को झेलता हुआ नए उत्साह के साथ उन्नति के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहता है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह निरंतर बना रहता है, यहाँ पर भी बीच बीच में डेल्टा छोड़ता जाता है, उसी प्रकार नागरिक भी परिश्रम और कर्तव्य परायण से अपने राष्ट्र के विकास चिन्ह छोड़ते जाते हैं। अतः नागरिकों को पूरी निष्ठा और परिश्रम से राष्ट्र की उन्नति में तत्पर रहना चाहिए। और काव्यगत सौंदर्य देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर साहित्यिक परिचय, यहाँ पर सौंदर्य देख सकते हैं, यहाँ पर करा है। इनकी जो भाषा है बच्चों, यहाँ पर शुद्ध साहित्यिक भाषा है, अलंकृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। शैली जो है लिखी गई है बच्चों,
विवेचनात्मक और भावात्मक है। वाक्य जो विन्यास है बच्चों सुसंगठित है। शब्द चयन विषय वस्तु के अनुरूप है। जन का जीवन सदा नदी की तरह गतिशील रहता है, जो सदा राष्ट्र से आत्मीयता बनाए रखता है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर व्याख्या रेखांकित अंश की। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों जन का प्रवाह किस तरह से हो रहा था, तो नदी के समान हो रहा था। और यहाँ पर देख सकते थे सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ा, तो आप समझे यहाँ पर बच्चों सूर्य के जो प्रकाश था वह जब तक सूर्य का प्रकाश हजारों वर्षों से अपने प्रकाश से प्रकाशित करता रहा संसार को, वैसे ही मनुष्य भी राष्ट्र को यहाँ पर अपने मेहनत और क्रम से उससे फलीभूत करते रहे। सतत वाही का मतलब यहाँ पर देख सकते बच्चों लगातार निरंतर। ठीक है, यहाँ पर अर्थ हुआ बच्चों और आपने रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर किया है बच्चों। आगे आप समझ सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर क्या करा है, अथवा करके दिया था अशोक के फूल नामक लेसन से बच्चों देख सकते हैं करा कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की रुचि का ही प्रतीक है जो साधारण प्रजा की परिश्रमों से पली थी। ठीक है, उसके रक्त के से संसार कणों को खाकर खड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा में जो समृद्धि हुई थी वे सामान तो उखड़ गए, यहाँ पर समाज ढह गए। और यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर दिया है। ठीक बच्चों, तो इसमें से किसी एक का ही व्याख्या करना है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों पद्यांश पर। यहाँ पर करा है चौथा देख सकते हैं बच्चों, चौथा क्वेश्चन करा है दिए गए पदांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक बच्चों, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों देख सकते हैं इस तरह से आपका पद्यांश दिया है। करा कि कोई प्यारा कुसुम कोमला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, ये देना ये पवन बताए फूल सी एक बाला, मलाना हो या कमल पग को चूमना चाहती है। और इस तरह से क्वेश्चन दिया है बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं करा यहाँ पर उपरोक्त पद्यांश का यहाँ पर संदर्भ लिखना है। कवि ने मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की है। सवाल करा है कि श्री कृष्ण के कमलवत चरण को कौन चूमना चाहता है। द करा है कि राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कर आई है। और अंत में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है बच्चों देख सकते हैं। इस तरह से आपके 10 नंबर है बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर इसका अध्ययन करते हैं बच्चों। यहाँ पर इसका हम लोग संदर्भ से व्याख्या करते हैं और इन क्वेश्चनों का हम लोग आंसर निकालते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पर संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं इसका। चलिए बच्चों इसका संदर्भ लिखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य से संकलित तथा पवन दूतिका शीर्षक कविता से क्या है बच्चों उद्धृत किया गया है। यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते बच्चों यह इसका शीर्षक हुआ, लेखक का नाम हुआ बच्चों इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर अब इसकी हम लोग प्रसंग और संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं और भी क्वेश्चनों का आंसर देते हैं बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर। देख सकते हैं यहाँ पर इसका प्रसंग क्या है बच्चों, तो यहाँ पर है कि श्री कृष्ण के वियोग से दुखी होकर राधा प्रातः कालीन पवन को दूती बनाकर अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास भेजती है। इस तरह से इसका प्रसंग देख सकते हैं बच्चों। अब इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं। व्याख्या देख सकते हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर राधा कह रही है वह पवन से कहती है कि यदि श्री कृष्ण के घर में कोई मुरझाया पुष्प कहीं पड़ा हो तो उसे उठाकर उड़ाकर श्री कृष्ण के चरणों में ले जाना। ऐसा करने से यह स्पष्ट होगा कि इसी फूल की तरह सुंदर और कोमल शरीर वाली एक बालिका यानी राधा भी श्री कृष्ण के वियोग से मलिन मुख वाली हो गई है और उनके चरण कमलों को चूमना चाहती है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा बच्चों यहाँ पर ब वाले में यहाँ पर देख सकते थे बच्चों इस तरह से यहाँ पर था। यहाँ पर तो आपने देखा बच्चों यहाँ पर रेखांकित अंश की हम लोग ने व्याख्या किया। यहाँ पर कह रहा था उपरोक्त यहाँ पर पद्यांश का शीर्षक भी हमने देखा बच्चों, लेखक का नाम भी देखा। यहाँ पर ब वाला कह रहा है कि कवि ने मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की है बच्चों, तो यहाँ पर कवि ने मुरझाए हुए पुष्प की उपमा राधा से मुख से की है बच्चों, मलिन मुख से की है। ठीक है, इसके बाद दूसरा यहाँ पर स वाला कह रहा है श्री कृष्ण के कमलवत चरण को कौन चूमना चाहता है।
इसका आंसर हो जाए बच्चों, श्री कृष्ण के कमलवत चरण को राधा चूमना चाहती है, क्योंकि आपने वहां पर स्पष्ट देखा है बच्चों इसमें। अगला कह रहा है कि राधा पौन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, राधा पौन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कह रही है कि उड़ाकर श्री कृष्ण के चरणों में डाल देने के लिए कह रही है, क्योंकि वह समझ रही है अपने को कि ऐसे ही एक कोमल शरीर वाली लड़की भी ऐसे ही मलिन मुख के साथ है, और वह श्री कृष्ण के कमलों को चरणों को चूमना चाहती है बच्चों, इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर आपने संदर्भ सहित यहाँ पर व्याख्या देखा और भी क्वेश्चन का। अथवा में कर्क और दिया है बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर करा है, दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुखगात, मुझे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ यहाँ पर इसको भूल। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, श्रद्धा वाला और मनु वाला इसमें दिया है बच्चों। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद वाला लिख है, यहाँ पर अध्ययन कर लीजिए बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये गद्यांश और पद्यांश, ऐसे ही बोर्ड परीक्षाओं में भी आने वाले हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के प्रवेश साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्री हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियोज की प्ले लिस्ट मिल जाएगी बच्चों, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर अनसॉल्व पेपर को, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, मॉडल पेपर का अध्ययन कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग देख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आपका क्या दिया रहेगा बच्चों यहाँ पर, तो लेखकों का यहाँ पर जीवन परिचय के लिए यहाँ पर देख सकते बच्चों। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए बच्चों। देख सकते हैं, और 5 नंबर का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और तीसरा है यहाँ पर स वाला हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो इन तीनों में से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, इनको आप अच्छे से अध्ययन करके ही जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग इनका अध्ययन कर लेते हैं बच्चों 5 नंबर के लिए। चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं हजारी प्रसाद आचार्य, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी बच्चों, उनका जीवन परिचय, उसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय देखते हैं। कर कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे छपरा ग्राम नामक में स्थान पर हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें भी ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्व विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। यहाँ ये 11 वर्षों तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वही इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डिलीट की यहाँ पर उपाधि से, तथा सन 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की यहाँ पर उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया, तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। सन 19 यहाँ पर देख सकते हैं 19 मई सन 1979 ईस्वी को यह वायोवृद्ध साहित्यकार रुग्णवत्ता के कारण स्वर्ग सिधार गए थे बच्चों, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, देख सकते बच्चों इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो 19 मई 1979 को वायोवृद्ध थे बच्चों, ज्यादा वृद्ध हो गए थे, और रुग्णावस्था की वजह से यानी बीमारी की वजह से ये स्वर्ग सिधार गए थे। साहित्यिक परिचय देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे।
इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ यहाँ पर ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव था। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्त प्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपने गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर परिचय दिया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रणी रहे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं द्विवेदी जी का साहित्यिक सेवा डिलीट पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री के आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया। ठीक है, सूर्य साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचक प्रस्तुत की। इनके समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रहों में संग्रहित है। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की। इनके उपन्यास सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इनके इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा नई शैली और अनेक मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। इनकी रचनाएं देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर निबंध संग्रह है इनका अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। आलोचनात्मक साहित्य है सूरदास, कालिदास की ललित योजना, कबीर, साहित्यिक सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास देख सकते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। उपन्यास देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। संपादन है नाथ सिद्धो की बानिया, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश राजक। अनुदानित यहाँ पर रचनाएं हैं बच्चों देख सकते हैं, और इनका साहित्यिक में स्थान जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इनका साहित्य में स्थान गौरवपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने यहाँ पर अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए बच्चों। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। ये 5 नंबर का आने वाले क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पर मैं जयशंकर प्रसाद जी का बना दिया हूँ बच्चों वीडियो, वहां पर आप अच्छे से जाकर अध्ययन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, और 6वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का कथानक अपने शब्दों में लिखे बच्चों। 5 नंबर का देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहादुर और पंचलाइट। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहादुर, तो देख सकते हैं यहाँ पर है बच्चों, आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अक्षुण्य रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी है। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी कहानी बहादुर कहानी जो आपकी है, मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर राम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक समस्या मूलक कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेदभाव के कारण दिलों पर पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय संदेह एवं स्नेह एवं यहाँ पर संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया, यहाँ पर प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों का पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धन्य और निर्धनता, वर्ग भेद मानवीय भावनाओं की कमी कर सकती है। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों की हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है बच्चों। इस यहाँ पर इस तरह से देश। अगला देख सकते बच्चों, 7वां करा है सौपति, यहाँ पर पठित काव्य खंड के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है बच्चों। यहाँ पर आपको चरित्रित चित्रण करना है बच्चों, अपने जिले के अनुसार यहाँ पर देख लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर रश्मि रसिक कह रहा है, रश्मि रथी यहाँ पर, ठीक बच्चों, आप अपने जिले का देख लीजिएगा। सुतपुत्र है आपका बच्चों, आन का मान है, गरुण ध्वज है बच्चों। इस तरह से आप अपने जिले का देख लीजिएगा और यहाँ पर खंड काव्य को अच्छे से लिख कराइएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर सुतपुत्र में यहाँ पर कर्ण के बारे में है बच्चों। आप जानते हैं डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी द्वारा लिखित है सुतपुत्र। यह जो आपका सुतपुत्र है बच्चों, इलाहाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, शामली,
गाजीपुर, मैनपुरी, जालौन, हरदोई, बाराबंकी जिलों के लिए है बच्चों। सुतपुत्र, जिसमें कर्ण के बारे में कहा गया है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इसमें कर्ण के बारे में कहा गया है यहाँ पर इस तरह से देख सकते बच्चे। यहाँ पर है त्यागपथी, रामेश्वर शुक्ल अंचल का है, यहाँ पर देख सकते हैं। आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, सुल्तानपुर, जालौन, बरेली, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी, फिरोजाबाद तथा महाराजगंज जनपदों के लिए है बच्चों। इसमें आप देख सकते हैं बच्चों, कराए त्यागपथी खंड काव्य का कथासार अपने शब्दों में लिखना है, या और भी देख सकते हैं बच्चों इसके बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर चरित्र चित्रण हर्षवर्धन के बारे में आपको कहानी लिखना है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित यहाँ पर त्यागपथी खंड काव्य का ऐतिहासिक काव्य है, जिसमें 6ठी शताब्दी के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के त्याग, तप और यहाँ पर सात्विकता का वर्णन किया गया है। सम्राट हर्ष की वीरता का वर्णन करते हुए कवि ने इसमें राजनीतिक एकता और विदेशी आक्रामकताओं के भारत से भागने पर भी वर्णन किया गया है। संपूर्ण जो कथानक है बच्चों 5 सर्गों में यहाँ पर दिखाया गया है। देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर प्रथम सर्ग में यहाँ पर हर्षवर्धन के शिकार खेलने और उनकी माता पिता के अस्वस्थता के बारे में बताई गई है, और वे राजमहल में लौटने के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें से उनकी पिता की मृत्यु हो जाती है बच्चों। आप यहाँ से अच्छे से वीडियो को रोककर अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। दूसरे में दिखाया गया बच्चों, यहाँ पर पिता के मरने के बाद यह समाचार मिलता है हर्षवर्धन को। ठीक है, यह पिता की मृत्यु के लिए तो वह बहुत व्याकुल हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, और वैराग्य की यहाँ पर धारणा उनमें उत्पन्न हो जाती है, राजपाट छोड़ने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर इस तरह से है, यहाँ पर उनकी बहन जो राजश्री है उसको यहाँ पर उठाकर गौड़ नरेश लेकर पराजित कर वहां पर लेकर चले जाते हैं बच्चों। यहाँ पर अंतदा में जब वो मरने की स्थिति आती है, अग्नि में प्रवेश करने के लिए होती है, तो वहां पर हर्ष पहुंचकर उन्हें बचा लेते हैं और कनौज लेकर लौट जाते हैं, जहां पर शासन चलाते हैं बच्चों। ठीक है, तृतीय सर्ग में क्या कहा गया है, इसमें हर्ष के ऐतिहासिक यहाँ पर दिग्विजय का वर्णन किया गया है, जिसमें उन्होंने निरंतर युद्ध करते हुए नर्मदा के उत्तराखंड को जीता है बच्चों, मिथिला को, बिहार को, गोंडा को, पूर्वांचल के सभी राज्यों को अधीन किया है यहाँ पर, और हुड़ों को, यहूदियों को, विदेशियों को उन्होंने दूसरी जगह भेजा है, और उन्होंने साहित्यिक सांस्कृतिक कला की उन्नति की है। चतुर्थ सर्ग में उन्होंने देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर राजश्री हर्ष और आचार्य दिवाकर के वार्तालाप का वर्णन किया गया है, जिसमें से राजश्री मानव सेवा में लग जाती है बच्चों। अच्छे से यहाँ पर अध्ययन कर लीजिएगा। और वो भिक्षुड़ी का यहाँ पर बनना चाहती थी, परंतु हर्ष ने तैयार नहीं थे बच्चों, इस तरह से। और पंचम सर्ग में देख सकते हैं बच्चों, हर्ष यहाँ पर त्याग करते हैं अपने जीवन का, और यहाँ पर त्रिवेणी संगम पर त्याग व्रत रखते हैं बच्चों, जिसमें महोत्सव मनाते हैं, दान पुण्य करते हैं बच्चों, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है, और अंत में निष्कर्ष निकाला गया बच्चों, देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर है बच्चों, देख सकते हैं, भूले कभी कर्तव्य वही बड़ा, जो निज देश की रक्षा सिखाए, धर्म बड़ा सबसे वही, एकता का जो सदा विश्वास जगाए, नीति वही सबसे बड़ी, जो सब में सद्भावना प्रेम बढ़ाए, त्याग बड़ा वही है, जिसमें अपने को स्वयं नर भूलता जाए। ठीक बच्चों, इस तरह से आपने यहाँ पर पंचम सर्ग या जो भी सर्ग था बच्चों, यहाँ पर अच्छे से अध्ययन किया। ठीक बच्चों, अब इनमें आप देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पर हर्षवर्धन के यहाँ पर चरित्र चित्रण के लिए कहा गया है बच्चों। राज्यवर्धन यहाँ पर जो है राजश्री, उनके यहाँ पर चरित्र चित्रण करने के लिए कहा गया। ठीक बच्चों, तो इनको आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं में एकदम फिक्स है बच्चों आएगा, इसलिए आप इनका अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परे साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते बच्चे, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पर देख सकते थे करा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित यहाँ पर व्याख्या करना है बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह दिया है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर दिया है बच्चों, देख सकते हैं, यहाँ पर करा है, अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदः सिंह राजतम कर्वम मत्स्य आनंदमस्य, यहाँ पर है, शकुन्य सुवर्ण हसम तस्य पुनः स्वर्ण राजहंस्य दुहिता हंस पोतिका
अति रूपवती आसीत् स तस्य वरम दात यत् सा आत्मनिश्चय रूपी चिंतन स्वामित्व वृणुयात इति। ठीक है बच्चों, इस तरह से दिया है। और चलिए इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं बच्चे। यहाँ पर इसका व्याख्या देखते हैं बच्चे। यहाँ पर संदर्भ से इसका देखते बच्चे। यहाँ पर दिया है अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पाद सिंह राजन क्रमम। यह देख सकते बच्चे, यह है यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के नृत्य जातकम शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, इसका अनुवाद देखेंगे। प्राचीन काल में प्रथम कल्प में चौपाए यानी पक्षियों ने सिंह को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मत्स्य मछली को एवं पक्षियों ने स्वर्ण हंस को, ठीक है, ठीक बच्चों, राजा बनाया। उस स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका यानी हंस राजकुमारी अत्यधिक रूपवती थी। उस राजहंस ने उसे हंस कुमारी को वर दिया कि वह अपने यहाँ पर मनुकूल पति का वरण करे। राजहंस ने दूसरे वर यहाँ पर देकर हिमालय के पक्षियों के समुदाय को इकट्ठा कराया। विभिन्न प्रकार के हंस मोर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल शिलालेख पर इकट्ठे हुए। राजहंस ने पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद पति को चुने। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका 9वें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। 9वां देख सकते हैं, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ यहाँ पर सहित हिंदी में अनुवाद करना है और 6 नंबर का है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं करा है प्रणति यह चतुर्थ पितरम स पुत्रो यथा भौरुतुकम हितमिच्छति तत् कलत्रः तमित्र मातृपदी सुखे च समक्रिय यद एकलम्य जगति पुण्यकृतो लभते। ठीक है, इस तरह से दिया है। तो चलिए इसकी व्याख्या हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो देख सकते बच्चों, इसका अनुवाद यहाँ पर कर रहा है कि जो अपने अच्छे चरित्र यानी सुकर्मों से पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है। ठीक है, जो पति का हित यानी भलाई चाहती हो वही पत्नी है, और जो अपने मित्र की आपत्ति यानी दुख में और सुख में एक सा व्यवहार करे वही मित्र है। इन 3 अच्छे यानी पुत्र, अच्छी पत्नी और यहाँ पर सच्चे मित्र को संसार में पुण्य आत्मा जन ही पाते हैं, अर्थात बड़े पुण्य के फलस्वरूप ही ये तीनों प्राप्त होते हैं बच्चों। इस तरह से आपने यहाँ पर अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 10वां करा है निम्न मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लेकर वाक्य प्रयोग करें। पहला है बच्चे यहाँ पर दाल में काला होना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर दाल में काला होने का अर्थ हो जाएगा बच्चों कुछ गड़बड़ होना। ठीक है बच्चों, दाल में काला होने का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? कुछ गड़बड़ होना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर कि रमेश रात भर रोड पर किसी का इंतजार कर रहा है, अर्थात दाल में कुछ काला है। ठीक है, इस तरह से। दूसरा है बच्चों यहाँ पर ख करा है कि थोथा चना बाजे घना। इसका अर्थ क्या हो गया बच्चों? तो कम योग्यता होने पर भी अधिक योग्यता का दिखावा करना। थोथा चना बाजे घना का मतलब क्या होता है बच्चों? कम जानकार रहेगा और चढ़ा बढ़ाकर अपनी बातों को कहेगा। ठीक है, तो इसका वाक्य बनाएंगे बच्चों हम लोग इस तरह से कि सुरेश राजनीति में बहुत कम जानता है, लेकिन वह बड़े बड़े राजनेताओं का बुराई करता रहता है। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर देख सकते बच्चों स करा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी सबसे अलग काम करना, सबसे हट कर काम करना, इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों। तो किसी एक ऐसे में से आपको यहाँ पर अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना था बच्चों। तो दाल में काला होना का अर्थ है आप समझ गए बच्चों कि यहाँ पर समझ गए बच्चों गड़बड़ होना। थोथा चना बाजे घना का कम योग्यता होने पर भी अधिक योग्यता का दिखावा करना, और अपनी खिचड़ी अलग पकाना का मतलब हो जाएगा सबसे अलग काम करना। ठीक है, चलिए 11वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है कि श्री स का यहाँ पर संधि विच्छेद, और ये 4 विकल्प दिए गए बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्री स। तो श्री स का क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इन 4 विकल्पों में से? तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हो जाएगा श्री प्लस ईस, इसका द विकल्प हो जाएगा बच्चों श्री प्लस ईस। क्या हो जाएगा बच्चों? श्री प्लस ईस, यानी यह इसका द विकल्प हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अगला देखेंगे बच्चों, इसका दूसरा करा है रमेशा का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा बच्चों? देख सकते हैं एक नंबर के आते हैं बच्चों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं ये सब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? रमेशा का
तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चे यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हो जाएगा रमा प्लस ईसह। यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से? रमा प्लस ईसह से रमेशा बनेगा बच्चों, यानी इसका अविकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, रमा प्लस ईसा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर करा है निम्न शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही का चयन करो बच्चों। आत्मनः, ठीक बच्चों, आत्मनः का क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आत्मनः का जल्द बताइए बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं आत्मनः का क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर इस तरह से, तो आत्मनः का हो जाएगा बच्चों इस तरह से, आपका देख सकते हैं यह होता है बच्चों, यह होता है द्वितीय विभक्ति और बहुवचन होता है बच्चों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अ हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों करा है नामसु। यहाँ पर है बच्चों, यह नामसु है। नामसु शब्द में विभक्ति और वचन बताना है बच्चों। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में, इसलिए आप इसका अच्छे से अध्ययन करिएगा। तो नामसु का क्या हो जाएगा? तो इन चारों विकल्प में सबका आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर इसका द हो जाएगा सप्तमी विभक्ति और बहुवचन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति और बहुवचन हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो करा है निम्न शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करो बच्चों। कुल और कुल दिया है बच्चों, कुल और कुल दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इस कुल का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर वंश, और बड़ा वाला कुल का रहेगा यहाँ पर किनारा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पहले का वंश और यहाँ पर किनारा, यानी द विकल्प हो जाएगा बच्चों। वंश और किनारा याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा करा है अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद। तो अम्बुज का क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरे का यहाँ पर देख सकते हैं, तो अम्बुज मीन्स क्या होता है बच्चों? तो अम्बुज मीन्स होता है यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यह होता है आपका कमल। क्या होता है बच्चों? कमल। और अम्बुद मीन्स होता है बादल, यानी इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ब विकल्प हो जाएगा, यहाँ पर ब हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, तीसरे पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर तीसरा देश से करा है निर और नीड़, निर और नेड़ दिया है बच्चों। तो निर मीन्स और नेड़ मीन्स क्या होता है? तो निर मीन्स होता है बच्चों यहाँ पर जल, और नेड़ मीन्स होता है घोंसला। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जल और घोंसला, यानी यहाँ पर द विकल्प दिया गया बच्चों। क्या है आपका? द विकल्प है। ठीक है बच्चों, अगला यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर करा है यहाँ पर 13वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते इसका ख नंबर करा है जलधि शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है बच्चों? जलधि का अर्थ हो जाता है बच्चों उदधि हो जाता है, वारिधि हो जाता है और सागर हो जाता है। इसका अर्थ नहीं के लिए बादल हो जाएगा, यानी इसका द विकल्प हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर जलधि का अर्थ नहीं, बादल नहीं है बच्चों। ठीक है, अगला देख सकते हैं दूसरा करा है वर्ण शब्द का उचित अर्थ है, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन चारों विकल्पों में से वर्ण शब्द का अर्थ होता है बच्चों रंग। क्या होता है बच्चों? इसका रंग अर्थ होता है, याद रखिएगा, इसका सविकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला देख सकते बच्चों, यहाँ पर ग करा है निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है बच्चों। किए गए उपकार को न मानने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे कृतज्ञ कहते हैं बच्चों। उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं बच्चों, यानी इसका विकल्प ए हो जाएगा, कृतज्ञ। ठीक है बच्चों, इसका विकल्प क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा करा कि जिसे क्षमा किया जा सके, जिसे क्षमा कर सकते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं क्षम्य। इन चारों विकल्पों में से क्या हो जाएगा बच्चों? क्षम्य हो जाएगा, याद रखिएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा? क्षम्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक बच्चों, यहाँ पर जो भी आपने अध्ययन किया बच्चों, यहाँ पर देख सकते थे सब एक एक नंबर के पूछे गए क्वेश्चन थे बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी थे, यहाँ पर जल के बारे में, यहाँ पर संधि विच्छेद था बच्चों, यहाँ पर एक यहाँ पर वाक्यांश था एक शब्दों के लिए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो भी थी यहाँ पर सब एक एक नंबर के क्वेश्चन थे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर करा है किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध लिखिए बच्चों, और ये 2 नंबर का है, यानी एक एक नंबर के क्वेश्चन है। कह रहा है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो यहाँ पर हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है। यहाँ पर है बच्चों मैं कलम से साथ लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इसको शुद्ध करके, मैं कलम से लिखता हूँ। यह कह रहा है कि सूर्य पूर्व से निकलता था, तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों शुद्ध करके सूर्य पूर्व में, यहाँ पर सूर्य पूर्व से निकलता है बच्चों, इस तरह से बनाएंगे। 13वें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है करुण अथवा शांत रस को परिभाषित कीजिए बच्चों, और ये 2 नंबर का है और उदाहरण भी बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करुण रस या शांत रस को परिभाषित करते हैं, और इसकी परिभाषा लिखने के साथ उदाहरण भी लिखते हैं। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, हर साल आते हैं बोर्ड परीक्षा में, इसलिए इनका आप बहुत अच्छे से अध्ययन करके ही जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर हल करके देखते हैं। यहाँ पर तो देख सकते बच्चे यहाँ पर करुण रस कह रहा है बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने के करुण रस उत्पन्न होता है। शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस दशा को उत्पन्न करता है बच्चों। उदाहरण जैसे कि यहाँ पर करा है क्यों छलक रहा दुख मेरा, उषा की मृदु पलकों में, हाँ उछल रहा सुख मेरा, संध्या की घन अलकों में। यह आंसू से है बच्चों। इसका स्पष्टीकरण देख सकते करा है प्रस्तुत पद में कवि ने अपने प्रेमसी के विरह में रोदन का वर्णन किया है, जिसमें कवि के हृदय का शोक अस्थायी भाव है। यहाँ प्रियतमा आलंबन है तथा प्रेमी आश्रय है। कवि के हृदय के उद्गार अनुभाव यहाँ पर अंधकार रूपी पेश पास तथा संध्या उदीपक है। अश्रु रूपी प्रातःकालीन ओस की बूंदे संचारी भाव है। इससे यहाँ पर पुष्ट होता है शोक नामक अस्थायी भाव जो करुण दशा को प्रकट करता है। वियोग श्रृंगार तथा करुण श्रृंगार में अंतर भी देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से यहाँ पर है जो 2 नंबर के है बच्चों, इसी तरह से पूछे जाएंगे। अगला देख सकते बच्चों यहाँ पर करा है ख वाला कर कि श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए बच्चों। श्लेष्म अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को परिभाषित करते और इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर है बच्चों जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देख सकते हैं जहां उपमेय अर्थात जिसके लिए उपमा दी जाती है। में उपमान, उपमान क्या होता है उपमेय की जिससे तुलना की जाती है, कि जब संभावना जब एक दूसरे से व्यक्त करते हैं उसी को हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते बच्चे यहाँ पर है सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलौने गात मनो नील मणि शैल पर आतु पर्यो प्रभात। स्पष्टीकरण देख सकते हैं यहाँ कृष्ण के श्याम गात में नीलमणि शैल की तथा पीत पट में प्रभात के आतप यानी धूप की संभावना उसे उत्प्रेक्षा अलंकार बना रही है बच्चों। इस तरह से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ठीक है। अगला देख सकते बच्चे यहाँ पर करा है दोहा अथवा सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए और 2 नंबर के बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते बच्चों यहाँ पर दोहा कर कि दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे यानी विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में यानी सम चरण में 11-11 मात्राएं होती है। उदाहरण देख सकते बच्चों मेरी भव बाधा हरव राधा नागर सोय जातन की झाई परे श्याम हरि दुत होई। और गिन सकते हैं बच्चों जो बड़ी की मात्रा होती है 2 गिनते हैं और छोटी को 1 गिनते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों 2 और 2 4, 1 5, 1 6, 2 8, 2 10, ठीक है, 1 11 और 2 13। यहाँ पर है बच्चों फिर यहाँ पर 2 2 4, ठीक है, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11 यानी 13 और 11 कुल मिलाकर कितनी मात्रा है बच्चों 24 मात्राएं होती है। वैसे इसमें भी देख सकते बच्चों 11 और 13 की मात्राएं होने की वजह से ये क्या है बच्चों 24 मात्रा है। यह दोहा का यह उदाहरण था बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देखते बच्चों करा कि अपने मोहल्ले की साफ सफाई के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा करा है शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें प्रार्थना पत्र लिखिए बच्चों। इस तरह से आपका दिया रहेगा। 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों का निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर निबंध शैली लिखना है बच्चों और ये 10 नंबर का आता है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है बच्चों। तो इसको अच्छे से आप अध्ययन कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों। आतंकवाद देख लीजिएगा बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इन सभी या जो भी यहाँ पर टॉपिक दिएंगे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और पत्र लिखना पर बहुत अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9 10 11 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के पर साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, जहाँ पर आप मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अंशाल पेपर का बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्ले लिस्ट देख सकते हैं और बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।
है।